हेलो डियर स्टूडेंट टीचर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी मैथडोलॉजी का यूनिट 2 करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद हिंदी की स्थिति। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और किस तरह से हिंदी ने एक राजभाषा के रूप में अपना विकास किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता या आज़ादी के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। किसी भी राज्य की जिसमें उस राज्य के सभी काम किए जाते हैं, सरकारी या गैर सरकारी काम किए जाते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। तो सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं उसे ही राजभाषा कहा जाता है। स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे एक राष्ट्रभाषा जो है, जो कि भारत के सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए थी, वो कैसे सिर्फ एक राजभाषा बनकर रह गई। के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। महाराष्ट्र मराठी में, पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती में आदि। यानी कि राजभाषा का जो पहला शर्त है वो ये है कि उसमें प्रशासनिक एकता हो और सभी राज्य जो है वो एक समान भाषा के रूप में काम करें। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदी के बहुत सारे राज्य ऐसे भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मराठी में भी काम होता है, गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है और पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा। जैसे मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मैकले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जो कि विदेशी भाषा थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हर भाषा का एक अपना मानक स्वरूप होता है, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो राजभाषा कोई भी हो सकती है, चाहे वो स्वदेशी भाषा हो या विदेशी भाषा हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हिंदी में भारत में हमेशा ही हिंदी राजकाज की भाषा रही है। मुगलों के समय में राजकाज की भाषा दूसरी थी और अंग्रेजों के समय में राजकाज की भाषा दूसरी थी। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि राजभाषा होता क्या है। अब हम देखते हैं कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति और उसकी समीक्षा, यानी कि हिंदी जो है वो किस तरह से राजभाषा के रूप में विकसित हुई स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। यानी कि जो नेता कहते थे कि नहीं, हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्हें हुआ कि नहीं, अगर हम हिंदी को ही अपनी राष्ट्रभाषा बना लेंगे तो बाकी की जो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनका क्या होगा। तो इस तरह से जो है वो नेताओं की असहमति के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न प्राप्त होकर राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ। राजभाषा के नाम पर जो बहस वहां 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक हुई, उसमें हिंदी अंग्रेजी
संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। तो यानी कि ये बहुत बहस हो गई कि अरे नहीं नहीं नहीं, राजभाषा जो है वो सिर्फ हम हिंदी को थोड़ी बना सकते हैं, राष्ट्रभाषा थोड़ी हिंदी थोड़ी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। कोई भी राज्य जो है वो अंग्रेजी में अगर काम करना चाहे तो अंग्रेजी में कर सकता है, संस्कृत में काम करना चाहे तो संस्कृत में कर सकता है। लेकिन जो संघर्ष की स्थिति थी कि आखिर लड़ाई हुई किसमें, तो हिंदी और अंग्रेजी को लेकर जो है वो ज्यादातर लड़ाई देखने को मिली कि कुछ लोग जो थे वो हिंदी के पक्ष में थे, कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजी के पक्ष में थे। तो हुआ क्या, किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी दो गुट थे। एक गुट जो देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थक था, दूसरा गुट दो लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। आजाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत बड़ा सा थोड़ा सा अंश ही पढ़ लिख और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन यकायक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें थी। प्राय 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा रही थी। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने की कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया। यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फॉर्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। उस समय जो है जब हिंदी के पक्ष में मतदान हो रहा था तो 46% जनता जो थी वो ये मानती थी कि नहीं भाई, हिंदी को 46% हिंदी जो है वो आम जनता द्वारा बोली और समझी जा सकती थी, और अंग्रेजी जो है वो एक बहुत बड़े पक्ष द्वारा ना सही लेकिन अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा समझी जाती थी। तो राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी को नहीं प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि उसमें भी बहुत दिक्कतें थी कि हर राज्य जो है वो हिंदी मानक या हिंदी मानक भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी कुछ विशेषताएं ये थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। एक अस्पष्ट निर्देश के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुबंध 120 और 210 एवं भाषा विषयक एवं पृथक भाग राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वें अनुसूची में दिए गए। संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि वही यकायक अंग्रेजी को जो है वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी ने भी जो है हिंदुस्तानियों के मन में पिछले 150 वर्षों में अपनी एक जगह बना ली थी, और भारत के पढ़े लिखे वर्ग को अंग्रेजी के प्रति बहुत सहानुभूति थी कि नहीं भाई, अंग्रेजी को हम यकायक या एकदम से अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हिंदी को जो पढ़ना समझना है वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर कि अधिक पढ़े लिखे वर्ग के लिए। तो ये फैसला किया गया कि भाई हिंदी भारत की राजभाषा बनी रहेगी, और जिस दिन ये संविधान लागू होगा यानी कि 14 सितंबर 1949 को से लेकर आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी जो है वो राजकाज की भाषा के रूप में स्थान दिया जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि अंग्रेजी जो है वो अभी भी हमारे राजकाज की भाषा बनी हुई है, और भारत के एक बहुत पढ़े लिखे वर्ग द्वारा, या आप कहें कि लगभग सभी के द्वारा हिंदी जो है वो अंग्रेजी जो है वो समझी जा सकती है। देखते हैं कि अनुच्छेद 120 और 210 कहता क्या है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी कि अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें। तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। तो हमारा संसद जो है वो ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे, सभापति जो होंगे, वो किसी भी नेता को उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करने की अनुमति देते हैं संसद भवन में। अब अनुच्छेद 210 क्या कहता है। राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में हिंदी शब्दों का लोप किया जा सकेगा। तो यानी कि दोनों ही अनुच्छेद ये कहते हैं कि एक जो है वो सब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो
अपनी बात कहने की अनुमति देगा। दूसरा जो है वो विधानसभा मंडल में भी जो है वो नेता अपनी बात कह सकेंगे। तो 120 में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, और 210 अनुच्छेद में विधानसभा में हिंदी, अंग्रेजी या आपकी जो भी दूसरी मदर टंग है उसमें आपको बात करने की और कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इस तरह जो है वो स्वतंत्रता के बाद हिंदी जो है वो अंग्रेजी से अपनी लड़ाई लड़ती रही। स्वतंत्रता से पहले वो अंग्रेजों से अपनी लड़ाई लड़ते रहे हिंदुस्तानी, और स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी अपनी वर्चस्व की लड़ाई जो है वो अभी तक लड़ रही है, क्योंकि अभी भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही प्राप्त है। और संसद की या लोकसभा की जो भी जिसकी भी हम बात करें उसमें अंग्रेजी को ही मुख्य महत्व दिया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है। अगर आप किसी हिंदी भाषी प्रदेश में जाएं तो वहाँ पर जो है आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश में मोमेंटम या जो भी नोटिस हैं, जो भी बातें हैं वो दिख जाएंगी, लेकिन अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ या अपनी प्रदेश की भाषा के साथ वो हिंदी में भी नोटिस या कोई भी बात जो है, कोई भी वक्तव्य जो है वो जारी नहीं करते हैं। हिंदी का प्रयोग जो है वो सिर्फ अगर हम देखें ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में ही किया जाता है, उनमें भी बहुत कम राज्य जैसे कि हरियाणा हो गया, राजस्थान राजस्थान हो गया या दिल्ली हो गया, इन प्रदेशों में ही जो है वो हिंदी का राजकाज जो है वो सिमट कर रह गया है। अगर हम पश्चिम या पूर्व की तरफ जाएं तो असम में अगर हम देखें या मणिपुर में अगर हम देखें, मेघालय में अगर हम देखें, तो वहाँ पर उनकी जो भाषा होती है उस भाषा में जो है वो कार्य किए जाते हैं। अगर हम इधर गुजरात की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी जो है उसी भाषा में कार्य होते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ आएँ, चाहे हम तेलंगाना में जाएँ या केरला में जाएँ या कर्नाटक में जाएँ, तो वहाँ पर भी आपको जो है अगर सरकारी कामकाज की भा के नोटिस अगर आप देखें तो या तो वो उनकी लैंग्वेज में, चाहे वो तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ा में हो, उड़िया में हो, या उसके साथ-साथ वो एक और उसके साथ-साथ वो इंग्लिश में ही नोटिस जारी करते हैं। हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है सभी राज्यों में। तो इसीलिए हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में सिमट कर रह गई है। तो स्वतंत्रता के बाद भी अभी भी वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी रीडिंग है आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट टीचर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।